सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे में मुल्की सूरत हाल में बेहतरी की झलक नजर आ रही है। 55% कारोबारी इदारे कहते हैं कि उनके कारोबार अच्छे या बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि ख़राब कारोबारी हालात का तासुर देने वालों की तादाद में 7% कमी हुई है। एतमाद के स्कोर में 19% इजाफा, जबकि 60% कारोबारी इदारे आने वाले वक्त को मस्बत देख रहे हैं, मगर वहीं हम देख रहे हैं कि 40% अब भी बेयकीनी का शिकार हैं। इस सर्वे के मुताबिक नेट बिजनेस कॉन्फिडेंस 36% बढ़ा है। 41% ने नून लीग की हुकूमत को मईशत का बेहतर मैनेजर करार दिया है, जबकि 38% पिछली हुकूमत यानी PTI को बेहतर समझते हैं और 21% के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर्वे में सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन को करार दिया गया है। 30% कारोबारी इदारे हुकूमत से फौरी रिलीफ चाहते हैं। अब सवाल ये है कि मस्बत इशारे तो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अभी चैलेंजेस मज़ीद क्या हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। इसी में हमें ज्वाइन किया है एहतशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनके साथ साथ हमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन BMG ग्रुप यानी बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। आपसे आगाज़ करते हैं। गैलप सर्वे की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो स्टैट्स हैं आज समझते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री हैं, और दूसरा ये कि जो इसमें 30% इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने, उनका ये मानना है कि जो बैक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन है जो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर को ख़त्म कर रही है, हुकूमत को इस मामले को देखना चाहिए, ये इनका मुतालबा ठीक है? मैं तो सबसे पहले तो पहला कमेंट पहले कि यस, मेजर जो आपके मैक्रो इंडिकेटर्स हैं दे आर गुड और पिछले सालों से बहुत बेहतर हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज इज परफॉर्मिंग, इंटरेस्ट रेट को बहुत 22% से 12% पे आ गया है। तो ऑल दीज आर वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, ये जो हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो अब हमने एक हम बहुत नोज डाइव की पोजीशन में थे, अब स्टेबिलिटी आई है, तो अब हमने टेक ऑफ करना है। वो टेक ऑफ के जो है ना बहुत सारे जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स में हमको जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। कॉम्पिटिबल हम हो जाएं इंटरनेशनल मार्केट में, इस चीज की जरूरत है। अगर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती और अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, तो इन सारे मैक्रो इंडिकेटर्स का हम फायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि इस मैक्रो इंडिकेटर ठीक होने के बाद दूसरा ये होता है कि हम माइक्रो स्टेजेस के ऊपर हम तरक्की करें, इन्फ्लेशन को कम करें। ये जो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, बिल्कुल ठीक है कि अगर लोकल की आप अगर सिस्टम देखें, जो लोकल दुकानदार हैं जो एक्सपोर्ट का काम नहीं करते, वो आज भी बेहद तकलीफ में है। उसकी नेट वजह यह है कि बाइंग पावर जो है ना वो इरोड हुआ है, और बाकी की जो महंगाई है उसकी वजह से हुआ है। अब आप कहेंगे महंगाई तो पस्तरीन सतह पर है। और वजीर आजम साहब और उनकी काबीना, हम देख रहे हैं वजीर खजाना आए रोज उनके बयान सामने वो क्लेम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हैज बिन डिक्रीजिंग, लेकिन दूसरी जानिब नो डाउट अबाउट इट, the inflation is going down, inflation has gone down, but the trickling down effect will only come if the business thrives. बात ये कि बिजनेस जब तक चलेगा नहीं, मैं मैन्युफैक्चर करके जो चीज बेचता हूँ उसके वो लोकल जो आदमी पाकिस्तान में रहता है उसके पास उसका खरीदने का बाइंग पावर नहीं है, तो पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वजीर आजम को, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि दे हैव ब्रॉट दिस लेवल कि अकाउंट सरप्लस होना फॉर कंसेक्यूटिव 5 महीने पाकिस्तान की, मतलब करीब तरीन तारीख में तो नहीं है, 20-22 साल से तो ऐसा नहीं हुआ। तो अभी अगर हो रहा है तो दिस इज अ मेजर अचीवमेंट। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास LCs खुल रही हैं बराबर, कोई हमारे पास उसका पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। मतलब आप हर जगह से अगर देखें तो दिस इज पॉजिटिव। इस पॉजिटिविटी को हमने आम आदमी तक कैसे पहुंचाना, ये सवाल है। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, जी एहतशाम साहब का भी टेक लेते हैं, देन आई विल गेट बैक टू यू। एहतशाम साहब, किन अवामिल पे हम काम कर सकते हैं मजीद बेहतरी के लिए? देखिए, हम ना ये गैलप सर्वे की रिपोर्ट जहाँ बहुत अच्छी बातें भी कर रही हैं, तो वहाँ 40% डिक्लाइन भी लोग बता रहे हैं कि बिजनेस इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, और मज़ीद हुकूमत को इस मामले में सीरियसनेस दिखानी होगी, और ख़ास तौर पे महंगाई का जिस तरह जिक्र भी किया जा रहा है। लेकिन आप अच्छी बात जो है कि आप ये वर्ल्ड बैंक का जो विज़िट कर रहे हैं आजकल, अपना हाई पावर डेलीगेशन आया हो, उसमें भी हम ना वो ये बात कर रहे हैं गुर्बत के साथ का, तो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ
लाइफस्टाइल लोगों का बेहतर करना, स्टैंडर्ड लिविंग को बेहतर करना, ये हमारे बुनियादी मकासद में से एक है। अब एक बात है कि सब लोग जिसको कुछ लोग कन्फ्रंट भी करते हैं कि जी ठीक है आप 38% से 4% पे महंगाई ले आए। अब बहुत सारे लोग आज भी कह रहे हैं कि जी महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सस्ती होनी चाहिए नहीं हुई। आप भी एक्सपीरियंस करती हैं, मैं भी करते हूँ और मोतीवाला साहब भी करते हैं। फ़र्क पड़ा है डेफिनेटली, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें अब देखें, रमज़ान आ रहा है, उसी हवाले से अगर आप देख लें तो चीज़ों अभी से महंगी होना शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे भी हुकूमत को देखना होगा कि क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी हद तक आ गई है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बेहतर हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ही बात हो रही है कि जी असल तो इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है। और फिर ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग की बात हो रही है, ईज़ ऑफ डूइंग की बिजनेस बात हो रही है कि टैरिफ कम करना, बिजली पानी गैस इनकी कीमतों को कम करना और रीजन के ममालिक के करीब लेके जाना ताकि हम कम। और हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो बहुत कमज़ोर है, ये भी एक सिग्निफिकेंट कंसर्न पाया जा रहा है। और एक अरसा हो गया हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई, लेकिन आप देख लें कि अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अगर फ़र्क नहीं पड़ता, 1-1.5-2% तक हम देखते हैं ग्रोथ नहीं आती, तो हमारे जो बड़े अहदाफ हैं हमें उनको हासिल करने में हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब सवाल इस वक्त ये कि क्या किया जा सकता है। मेरा ख्याल है जो बात बार हो रही है वो ये है कि जी कंटिन्यूटी आपने कैसे रखनी है, कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, और फिर ये कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर जिस तरह चाह रहा है, ठीक है आप भले आउट ऑफ द वे जाके उनको सपोर्ट ना करें, लेकिन जिस तरीके से आपने एक बिज़नेस नया लगाना है, उस बिज़नेस लगाने के लिए जो उसको ज़रूरी चीज़ें चाहिए एक छत के नीचे उनको अगर मिल जाएं, और जो आए दिन लोग तंग कर रहे होते हैं, FPR है, 38 किस्म के अदारे हैं जो आके उनसे सवाल पूछते हैं क्या काम कर रहे हैं, हमें क्या देंगे, हमारे साथ क्या सलूक होगा, वो अभी मिथ नहीं टूटी आमना। देखिए ना, एक ओवरऑल जो आप कहते हैं कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा हो और जिसमें बिला झिझक प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर सके, इन्वेस्टमेंट ला सके और रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सके, इसमें बड़ा फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है अगर हम देखा जाए। मैं जुबैर साहब का एक कमेंट इसमें लेकिन अगेन लॉन्ग वे टू गो, ताकि फिर हम अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़े। जी जुबैर साहब, अब हमें करना क्या है बेसिकली, मजीद किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? बहुत सारी चीजों को हम उलझाएंगे तो काम ठीक नहीं होगा। देखिए इस वक्त जो करना है वो ये करना है कि हमारी इनपुट्स को हमारे कॉम्पिटिटर्स के बराबर लाना है। हमारी इनपुट्स अगर किसी का जैसे गैस है तो गैस उसका इनपुट है, इलेक्ट्रिसिटी उसका इनपुट है, पानी उसका इनपुट है, और ये जो मुख्तलिफ किस्म के लेवीज हैं वो इसका इनपुट है। ये तो रॉ मटेरियल के अलावा की चीजें हैं ना। अगर इनकी वजह से हम अगर अपना माल नहीं बेच सकते, आज भी अगर आप बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें, हमारी गैस की प्राइसेस 30% ज्यादा है उनसे, तो उसको जब तक हम नहीं ठीक करेंगे तब तक हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना माल नहीं बेच सकेंगे, और लोकल मार्केट में जो बाइंग पावर की जो इस्तात है आम आदमी की, उस दाम पे हम नहीं बेच सकेंगे। प्रॉब्लम ये है, आप एक अपर क्लास के हम देखते हैं वहाँ डॉलमन सेंटर में सारे मॉल्स चल रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जुबली मार्केट, व्हाट अबाउट इकबाल मार्केट, तो ये जो छोटी मार्केट है जहाँ मीडियम क्लास के लोग खरीद सकते हैं, उनकी भी इस खरीद की जो ताकत है खरीदने की, उससे वो चीजें महंगी हो रही हैं, और उसको हमको ले आने के लिए मैन्युफैक्चरिंग तो एक मसला बना हुआ है ना इंडस्ट्री के लिए, गैस की, बिजली की। जी जुबैर साहब, नहीं मैं ये कह रहा हूँ इसको आपको जो है ना ये इन चीजों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अब उन्होंने जो करना था, मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत मुश्किल थे, पूरी दुनिया में हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा था, उनको IMF के पास प्रोग्राम में चले गए, हमारे प्रोग्राम को हमने मैनेज भी कर लिया किसी की सुने बगैर। बहुत सारे हमने सर्कुलर डेट के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम ले लिए जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, लेकिन अब नाउ थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन। एक और बड़ी खुशी है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप लोगों का टेक लूं, लेकिन मैं पहले न्यूज़ वो शेयर कर लेती हूँ जो मईशत से रिलेटेड है। FBR ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उठा ली है और Tier 1 रिटेलर्स के कारोबारी इहाते सील करने का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर तस्दीकशुदा इनवॉइस FBR सिस्टम से 48 आवर्स तक डिस्कनेक्ट रहने या ऑफलाइन इनवॉइसेस ना अपलोड करने पर फौरी कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन में डी सीलिंग का वाज़ेह तरीकाकार भी बताया गया है, जिसके मुताबिक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जुर्माना आयद करेगा, ऑडिट मुकम्मल होगा और 24 आवर्स में अहाता खोलने का हुक्म जारी किया जाएगा। अगर टैक्स की अदायगी ना हुई तो डी सीलिंग 1 माह बाद होगी, और अगर खिलाफ वर्जी बरकरार रही तो 15 दिन बाद दोबारा सील कर दिया जाएगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तमाम POS मशीन्स के सॉफ्टवेयर ऑडिट को यकीनी बनाएगा और चोरीशुदा टैक्स की मुकम्मल वसूली के लिए इकदाम किए जाएंगे। FBR के इकदाम टैक्स चोरी,
रोक सकेंगे और कारोबारी तबके का इस पर मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है? जुबैर साहब, देखें, ये जो बात ये जो कर रहे हैं ना, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। लॉ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट। ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास पीओएस मशीन्स लगी हुई हैं, पीओएस से वो कनेक्टेड हैं। अगर आप पीओएस से आपका राब्ता तोड़ देते हैं तो मुनासिब कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो पीओएस वो बड़ी दुकानें हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट कल्चर में आती हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि जो एफबीआर ने जो ये निकाली हैं चीजें, इसमें 2-4 चंद लोग होंगे, बाकी सब पीओएस को मैं जानता हूँ पूरी तरह से उस पर अमल दरामद करते हैं, टैक्सेस पूरे जाते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कट होती है ना। आप जब एंटर करते हैं कैश रजिस्टर में तो आपका ऑटोमेटिक जो है ना टैक्स काउंट हो जाता है इन एफबीआर बुक्स। उसके अंदर कोई ये रियल टाइम ट्रांसफर होता है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये कोई आदमी अगर कोई गलत काम करता है, मैं तो कम से कम कभी उसके साथ नहीं होता। हम कराची चेंबर में भी हम मेरिट के ऊपर बात करते हैं कि मेरिट होना चाहिए, लेकिन अब आईबीआर को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि बहुत ज्यादा सख्ती से भी काम खराब होते हैं। जिन्होंने पीओएस लगाया उनसे प्रॉमिस किया गया था कि आप जो है ना प्राइम लोग हैं हमारे लिए, आपने हमारा साथ दिया है, तो ये जो पीओएस लगा है तो आप क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कटौती करवा रहे हैं, तो आप हमारे पसंदीदा लोग हैं। उनके ऊपर जो है ना टैक्स रेट कम था, 14% था, आज फिर उनको एक ही साथ में लाके खड़ा कर दिया 18%, और भी नए रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लेट पीपल गेट एक्वेंटेड विद दिस, लेट देम कहते हैं ना एक्लेमेटाइज विद द सिचुएशन। उसके साथ साथ उसको जरूर करना चाहिए, ऑडिट भी करना चाहिए, लेकिन कोई जो है ना उसका गैस तराजू होना चाहिए, और थोड़ी सी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके उनसे उनकी सलाह मशवरे के साथ इसकी सेट करना चाहिए। ठीक, एहतशाम साहब, आप समझते हैं ये एकदम सफिशिएंट होगा? ये जो टैक्स टारगेट हम देख रहे हैं इसको मुकम्मल करने के लिए, दूसरा इसमें शफाफियत को इंश्योर करना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा एफबीआर के लिए? देखिए, ये चैलेंज तो है। जुबैर साहब की बात में बड़ा वजन भी है कि हमने बिजनेसेस को फ़रोग देना है तो लीनियंसी भी दिखानी होगी। लेकिन जुबैर साहब, एक अरसे से हम देखनी है पीओएस के मुकाबले में बारे में जिस तरीके से सेल टैक्स, अब बिजनेसेस जितने हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो तो अनवेरीफाइड रसीदें देते हैं। फिर उसके बाद जो सेल टैक्स आमतौर पे एफबीआर यही शिकायत करता है कि सेल टैक्स तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आप कलेक्ट करते हैं, वो भी उनको नहीं मिलता। अपना टैक्स में जो डंडी मारते हैं अलहदा से। मेरा अपना कंसर्न ये है कि इसमें जो कहा जा रहा है कि जी 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि उनकी जगह को सील करना है। एहतशाम साहब, जुबैर साहब कुछ ऐड करें। जी जी एहतशाम साहब, ये लॉ वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये वो लॉ नहीं है जिसकी आप रेफर कर रहे हैं। ये इस लॉ की बात कर रहे हैं। एक मशीन कैश रजिस्टर जो है वो ऑनलाइन है एफबीआर के साथ, ठीक है, वो रियल टाइम डेटा देते हैं एफबीआर के यहाँ। जब मैं कैश रजिस्टर आप मेरे पास से लेने आए, मेरा पीओएस लगा हुआ है और आपने मुझे 1000 रुपए दिए, मैंने 1000 जमा किए, उसमें से टैक्स डिडक्ट हुआ 18%, वो डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना एफबीआर तक चली जाती है। ये उसकी बात हो रही है। पहले उनको जो है ना मराद दी थी कि ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एफबीआर ही जुबैर साहब कह रहे हैं कि अनवेरीफाइड रसीद दी जाती है, ये उनका फिगर है, मेरा नहीं है। वो ये बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जो लोग इस तरह सेल टैक्स के मामले में, ठीक है, मैं उसी की बात, जो डंडी मारते हैं जुबैर साहब, उसको रोका जाए। फिर ये जो उन्होंने कहा है कि जी पेनल्टी लगाई जाएगी, देखें हमने पेनल्टी के बारे में नहीं बताया कि कितने % होगी, कितनी होगी। और फिर यह है कि फिर ऑडिट की बात हो रही है, जिस तरह जुबैर साहब भी कह रहे हैं। अब कितने लोगों को ऑडिट किया जाएगा, ऑडिट में डाला जाएगा जो अनस्क्रूपलस बिजनेसेस कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है थोड़ी सी जहाँ लीनियंसी दिखानी चाहिए, वहाँ पे एक मैसेज आना बड़ा ज़रूरी जानना चाहिए कि हमारे सेल टैक्स के मामले में एक अरसे से शिकायत है कि जी जिस तरीके से हुकूमत के बिहाफ पे जो कलेक्ट होता है वो मिलना चाहिए हुकूमत को। और फिर ये आदाब देखें ना, अभी 7 माह में जो सूरत हाल है कि 400 से ज़्यादा, 400 बिलियन से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि शॉर्टफॉल आ रहा है। अभी 5 महीने रहते हैं, अब देखें 13 ट्रिलियन पूरा होगा कि नहीं होगा, एक सवाल है। तो बहुत सारी हुकूमत की जो है वो जिसको कहना चाहिए आस लगी है इस पे जीएसटी के पे भी जो लोगों से कलेक्ट करना है। तो मेरा ख्याल है इसमें अगर बेहतरी आ जाती है, साथ साथ लीनियंसी ज़रूर मिलनी चाहिए और बिजनेसेस को फ़रोग देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, और आदत ज़रूर डालनी चाहिए। और लोगों को आदत ही नहीं है। पीओएस जिस तरीके से एक अरसे से हम देख रहे हैं, इसमें मुश्किलात पैदा आ रही हैं। अल्टीमेटली अब इसको कनेक्ट किया गया है, लेकिन वहाँ पे अगर शिकायत है तो किसी हद तक मेरे ख्याल उनको दूर भी होना चाहिए। ठीक है, जुबैर साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क मैं चाहूँगी जाने से पहले। देखिए, क्लोजिंग रिमार्क्स, मेरा तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रोस्पेरस, प्रेगमेटिक और प्रोडक्टिव मुल्क हो, और इस बात को अचीव करने के लिए कि हर एक आदमी के पास रोजगार हो और हर आदमी बरसर रोजगार भी हो
और सेटिस्फाइड भी हो और पाकिस्तान में रहने का ख्वाहिशमंद भी हो। ये हालात मैं चाहता हूं कि इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में पैदा हों, और उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जिस तरह से दूसरे मुल्कों ने तरक्की की है अपनी पॉलिसीज के अंदर, वो चीजें लाके जिसमें हम इनडायरेक्ट जो है ना मराद दे के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अगर कम कर दें, दूसरे नंबर के ऊपर हम स्मगलिंग को कंट्रोल करें, तीसरे नंबर के ऊपर जो अंडर इनवॉइसिंग की जो रिजीम कस्टम है जो इंडस्ट्री को तकलीफ देती है उसको हम ठीक करें, और प्रोडक्टिविटी हमारे मजदूर की हम बढ़ाएं, स्किल लेबर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हम उसको हम इजरा करें, उसको हम कोशिश करें कि वो हो, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मेक श्योर करें। गवर्नमेंट एक काम अगर कर ले कि मेरी फैक्ट्री अगर 60% यूटिलाइज कर रही है कैपेसिटी को, तो वो आके पूछे कि 40% क्यों यूटिलाइज नहीं करते, तो मैं उनसे बताऊं कि मेरे बारे में नहीं आता, मैं ये माल इतने का नहीं बेच सकता। तो जो है ना उसको उनको पता चलेगा कि रियल टर्म्स के अंदर गैस के प्राइस बढ़ाने से कितना बड़ा नुकसान है, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं मिलने से, लोड शेडिंग से और उसके प्राइस ज्यादा होने से कितना नुकसान है। ये वहां आप जब तक आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% प्लस नहीं होती, आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर नहीं आते। ये सारे काम जो है ना बड़े तरीके के साथ, बड़े तदब्बर के साथ और बड़ी कोऑपरेशन के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट पे बात करने के लिए। एहतशाम साहब, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुरम में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार फिर बदअमनी की फ़ज़ा चल निकली है। क्यों दोबारा हालात वैसे बन गए हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। केपी के ज़िला कुरम हालात वहाँ पर फिर कशीदा हो गए नाजरीन। इमदादी काफिले पर मुसल्ला हमला, ताज़ा तरीन हमले में एक ड्राइवर के जाँ बहक होने की खबरें हैं। अद्वियात से भरा ट्रक लूट लिया गया है। फायरिंग और लूट मार के बाद ट्रकों को आग भी लगा दी गई। हमलावरों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त रद्दअमल दिया और गनशिप हेलीकॉप्टर से हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ज़्यादातर ट्रक्स को टल रवाना कर दिया गया। पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन को यकीनी बनाने के लिए कुरम में 407 सिक्योरिटी एहलकारों की भर्ती की मंजूरी दे दी है और 120 नई सिक्योरिटी चेक पोस्टें कायम करने का फैसला किया गया। अभी वहाँ पर हालात, लेटेस्ट अपडेट क्या है, वहाँ की क्या मामलात हैं, इसी पर हमें एहतशाम साहब के साथ ज्वाइन किया ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। कुरम में एक दफ़ा फिर बदअमनी का ये जो सिलसिला चल निकला है, इसकी एक तो रीज़न आप क्या समझ रहे हैं? क्या वहाँ पर जो इक़दाम किए जा रहे थे वो सफिशेंट नहीं थे, क्योंकि बंकर्स भी काफ़ी मिसमार किए गए हैं, उसके बावजूद हालात मामूल पर नहीं आए और अब फिर ये जो लेटेस्ट वेव आई है, तो अभी क्या केपी गवर्नमेंट की जानिब से इजलास भी हुआ है, क्या वहाँ पर मामलात हैं, क्या किया जाएगा मज़ीद? देखिए, हमने आप तो मेरे ख्याल में केपी गवर्नमेंट ने बाकायदा फैसला कर लिया, क्योंकि इससे पहले जो मकामी जिरगा और मशरान थे उन्होंने एक गारंटी दी थी कि वो लोग जो कि इस किस्म के हमलों में मुलविस हैं वो उनको हुकूमत के हवाले करेंगे, खासतौर पर जिनके खिलाफ FIR हुई थी जब डिप्टी कमिश्नर पे हमला हुआ था। लेकिन उसके बावजूद एश्योरेंस के दोनों जानिब से जो है इस किस्म के जो इक़दाम है वो मुकम्मल तौर पर उठाए नहीं जा सके, उन लोगों को हवाले नहीं किया जा सका। और अब आप देख रहे हैं कि बार बार ये हमले हो रहे हैं। इसमें दो बड़े अहम फैक्टर नजर आ रहे हैं। एक तो कॉन्वॉय के ऊपर हमला जो है वो बिल्कुल इस बात का सबूत है कि कुछ ऐसे अनासर जो कि मकामी नहीं है और जो इस जिरगे और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इस मामले के अंदर मुलविस हैं। और ये ऑब्वियसली दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, ISK है, साथ साथ फितना अल खवारिज है, वो इस इलाके में एक्टिव है और मकामी आबादी भी लगता है कि वो हॉस्टेज बनी हुई है इन दहशतगर्दों के। तो अब जो सूबाई हुकूमत और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, खासतौर पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहम और सरकर्दा जो कमांडर्स हैं, उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि मुकम्मल ऑपरेशन किया जाएगा। जिन जिन इलाकों के अंदर से हमला हो रहा है उन इलाकों को खाली कराने के बाद मुकम्मल जो है एक फुल फ्लेज ऑपरेशन करके इन दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। जो बंकर्स बसमार हुए हैं वो बिल्कुल रोड के करीब इलाकों के अंदर हुए हैं, लेकिन जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, कम से कम यहाँ 200-250 से ज्यादा बंकर्स बताया जाता है कि मुख्तलिफ इलाकों में हैं और इसमें भारी हथियार है। अभी तक वो भारी हथियार भी वापस नहीं हुए। तो अब जो फैसला हुआ है वो ये है कि एक फुल फ्लेज ऑपरेशन किया जाएगा और जो अनासर इन हमलों में के अंदर मुलविस हैं उनका कलाकमा किया जाएगा। साथ साथ जो मकामी जो लीडर्स हैं जिरगे के या मकामी कबायली माहिदीन हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया। और अब ये भी फैसला किया गया कि जो लोग गारंटीज दे रहे थे और उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने वादों पे कायम नहीं हुए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है उसका फैसला किया गया। एहतशाम साहब, आपको परमानेंट और ड्यूरेबल सोल्यूशन लग रहे हैं जो अभी इक़दाम किए जा रहे हैं, या अब आने वाले दिनों में जो इक़दाम किए जाएंगे केपी गवर्नमेंट ने जो फैसले किए?
हमने परमानेंट सोल्यूशन तो डेफिनेटली निकलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कई माह गुजर गए और आज भी कुर्रम नो गो एरिया बना हुआ है। अभी देख रहे हैं जो काफिलों पे हमले हुए हैं 64 में से 40-42 गाड़ियाँ अभी भी फंसी हुई हैं वहाँ पे। लेकिन सिर्फ ऐलानात कर देना 407 नए लोग भर्ती किए जाएंगे, 140 चेक पोस्ट नहीं लगा दी जाएंगी, ये काफ़ी नहीं है। देखिए ना, एक तो तवातर के साथ इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सीएम नहीं जाते, बार बार उनके मुखालफिन भी तनकीद करते हैं, गंडापुर वहाँ जाएँ, उनके लोग जाएँ, तो वो एक जिसको कहते हैं ओनरशिप ही नहीं पैदा होती है आपके इलाके की, आप किस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, ये 100 से ज़्यादा लोगों का जो आमना जिरगा बना था, कमेटी बनी थी, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं भाई, उनसे भी पूछा जाए, उनसे भी जिम्मेदारी उन पर दी जाए कि भी आप पे एतमाद करके सब कुछ किया गया था, क्या वजह है कि ये तवातर के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। चले एक तरफ तो दहशत गर्दी है, अब ये लूट मार करने वाले लोग कौन है, वो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी को जो परसू कर रहे हैं कि अपनी शरीयत नाफिज करेंगे, वो तो चले लगे हुए हैं, फितनल खवारिज हैं, उनको तो फ़ौज पाकिस्तान जिस तरीके से लड़ रही है जिगरी से, वो अपनी जगह है। लेकिन ये लूट मार करने वाले लोग अंदर से हैं, इनको क्यों नहीं चेक किया जाता? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? आपने देखा डिप्टी कमिश्नर पे भी पिछले दिनों हमला हुआ था, जख्मी किया गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये वल्नरेबिलिटी लगती है केपी में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ये ख़ास तौर पे कुर्रम में और पारा चनार में। अब देखना यही है कि ये बजाय इसके कि केपी की हुकूमत फ़ैसला करे कि जी हमने जाके अपने तौर पे अफ़गानियों से बात करनी है लॉ एंड ऑर्डर, अपना दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, भाई आपके मुल्क के अंदर ये अब भी सेटल्ड एरिया किस्म का हो गया जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो एजेंसियों का रोल, वो ट्राइबल वाला मामला तो ख़त्म हो गया ना। अब तो आपको देखना पड़ेगा कि अब आप पे जो जिम्मेदारी है वो आपने कैसे पूरी करनी है। मेरा ख्याल है ये केपी की जिम्मेदारी है, और जब भी आप देखते हैं फंस जाते हैं तो फिर फ़ौज की तरफ देखते हैं, लोग आते हैं वही जिसको कहते हैं कुर्बानी भी देते हैं, चीज़ों को भी ठीक करते हैं। लेकिन सवाल है इंतज़ामिया किधर है, लोकल इंतज़ामिया किधर है, केपी एडमिनिस्ट्रेशन किधर है? मेरा ख्याल है जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो तवातर के साथ उन पर इल्ज़ाम लग रहा है, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिक्स में उलझे हुए चीफ मिनिस्टर साहब, उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए, अपना नुमाइंदा भेजें और ये तरह के वाक़यात लूट मार करके लूटने वालों को रोकने की ज़रूरत है। जी आमना, इस मामले को देखना होगा संजीदगी से और इस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है कि इंश्योर किया जाए वहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, लॉलेसनेस जो हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं ये जहाँ पर आप तालिबान के साथ बात कर रहे थे वहीं से एक खबर हम ऐड भी कर लेते हैं, उस पर आपका तबसरा लेंगे। तालिबान हुकूमत ने जनाब बड़ा सिफारती कदम उठाया और अफ़गान वफ्द पहली बार खित्ते से बाहर ऑफिशियल विज़िट पर जापान में मौजूद है। वीक लॉन्ग इनका ये टूर है। अफ़गान डेलीगेशन में आला तालीम, खारजा उमूर और वजारत ख़जाना के हुकाम शामिल हैं। अफ़गान नायब वज़ीर मईशत का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान आलमी बरादरी के साथ बावकार ताल्लुकात चाहता है। इस डेलीगेशन की जापानी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्की हैं, मगर जापानी वजारत ख़ारजा ने इस हवाले से अभी तक खामोशी इख्तियार कर रखी है। काबुल में जापान का सफारत खाना 2021 में तालिबान के कब्ज़े के बाद आर्जी तौर पर कतर मुंतकिल हो गया था, लेकिन अब ये दोबारा खुल चुका है। लेकिन अब हमने देखना ये है कि जो इस विज़िट के हवाले ये भी बात की जा रही है, इनके जो ऑफिशल्स हैं वो एक्स पर लिख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से भी बात की जाएगी, वहाँ पर सपोर्ट के लिए बात की जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका की जानिब से ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है, एड का सिलसिला बंद हो चुका है। अब वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा और ये जो सिफारती तन्हाई है तालिबान हुकूमत इसको ख़त्म कर पाएगी? शाह साहब। आमना देखें, एक तो आपको एक बहुत बड़ी खबर दूं कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है और तालिबान की जो लीडरशिप है उसके अंदर शदीद इख्तिलाफात हैं। दो बड़े अहम फैक्टर हैं, एक इनके जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्ला और सिराजुद्दीन खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी। मेरे सोर्सेज ने ये बताया कि वो तकरीबन कम से कम एक हफ्ते से ज़ायद हो गए कि वो मुल्क से बाहर है। वो इस वक्त कतर में, यूएई में है और सख्त इख्तिलाफात हैं मौलाना हैबतुल्ला के साथ। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सिराजुद्दीन हक्कानी एक सॉफ्ट इमेज के साथ आगे चलना चाहते हैं, ख़वातीन की जो है वो एजुकेशन पे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन जो हार्ड लाइनर हैबतुल्ला हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, वो इस बात पे वाज़े तौर से जो है वो डिसीजन नहीं कर रहे। दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के जो मेन कोर कमांडर्स हैं उनको जो है सिक्योरिटी और दूसरे मामला से अलहदा किया जाए। तो एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ जो है वो तालिबान के अंदर रिफ्ट पैदा हो चुका है और ये विजिबल नजर आ रहा है कि इसी वजह से सिराजुद्दीन साहब जो है मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। अब आप बात करें कि जनाब ह्यूमैनिटेरियन एड, तो कौन सी ह्यूमैनिटेरियन एड की आप बात करें? कौन से राइट है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर? खवातीन के राइट नहीं है, बच्चियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है, उनको जॉब करने की इजाजत नहीं है, बगैर महरम के बाहर जाने की इजाजत नहीं, और एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी है वो इस वक्त तालिबान जो है वो कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, इस वक्त देखिए जो अफगान डायस्पोरा है जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रह रहे हैं और खुद विद इन आप देखें जो गुलबदीन हिकमतयार का ग्रुप है वो नाराज है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2025 शायद बहुत मुश्किल होगा अफगान तालिबान के लिए अगर
वो इसी तरह अपनी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज पे चलेंगे, वो बिल्कुल कट के रहेंगे। उन्हें अगर इस मुल्क का निज़ाम चलाना है तो तमाम लोगों के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, खास तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो एक इंक्लूसिव हुकूमत बनानी होगी। अदरवाइज मेरे ख्याल में इस तरह की हार्ड लाइन जो पॉलिसी है वो तालिबान के लिए तबाहकुन साबित होगी। आखिरी जो बात है तौर पर जो अफगानिस्तान या काबुल के जो इस वक्त पड़ोसी हैं, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक, वो इंतहाई नाला नजर आ रहे हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी के मामला में। और अभी जो तुर्क वज़ीर-ए-आज़म सदर यहाँ पे आए तो ये एर्दोगान, तो ये सिक्योरिटी का इशू भी उठाया गया कि इस वक्त अगर सेंट्रल एशियन और ये तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर किसी नहज पे काम करेंगे इस्लामी बरादरी के लिए, तो अफगानिस्तान में किस तरीके से अमन कायम किया जाएगा, ISK को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, फितना अल खवारिज को कैसे टारगेट किया जाएगा। तो ये तमाम इशू हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल जापान को देखना होगा कि अगर वो अफगानिस्तान के साथ किसी भी किस्म के रवाबित रखना चाहते हैं तो क्या अफगान हुकूमत क्वालिफाई करती है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की हुकूमत या वो चंद फाइनर्स की हुकूमत। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एहतशाम साहब का भी पर लेंगे। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे जो अफ़गान तालिबान का डेलीगेशन इस वक्त जापान में मौजूद है। इससे पहले हमने देखा कि रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया का भी ये टूर कर सके, विज़िट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब जापान का ये जो टूर है इसको किस तरह से देख रहे हैं एहतशाम साहब? बिल्कुल ठीक शाह साहब ने ये पॉइंटर उठाया, रेज़ किया है कि ख़वातीन के जो एक बेसिक राइट हैं उनमें जो राइट टू एजुकेशन है आप उसको वायलेट कर रहे हैं, वो आप उनको राइट नहीं दे रहे, तो किस तरह से ये ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात वहाँ पर करेंगे, अपना मुकदमा कैसे लड़ेंगे ग्लोबली? देखिए, हम ना जो ज़ाहिर शाह बात कर रहे थे, एक बात में तो बड़ा वज़न है ना कि जिस तरीके से सराजुद्दीन अखानी जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से, मुतज़र से भी हैं, फ़ौज से, पाकिस्तान के लोगों से भी है, और दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान है, उनके अख्तलाफात हैं। एक और डायमेंशन है, मुल्ला उमर के साहबजादे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मुल्ला याकूब, वो भी डिस्टेंस कर रहे हैं ये अखुनज़ादा से जो लीडर हैं तालिबान के। तो सवाल ये कि वहाँ पे अंदर तो एक लड़ाई शुरू हो गई है, अख्तलाफात पैदा शुरू हो गए। अब देखें, कुछ लोग तो इसको इस तरह देख रहे हैं कि अच्छी बात है, ये बाहर निकल रहे हैं, ये कि अपने जिसको कहते हैं वेब से बाहर ही निकल रहे थे। वो कहते थे वी डोंट केयर, हम आप नहीं देंगे, ख़वातीन को इजाज़त नहीं देंगे उनकी तालीम के लिए, जो मर्जी कर लें। अभी जापान गए तो देखें, जापान कोई फ्री एजेंट नहीं। मैं माज़रत के साथ बताऊँ, अमेरिकन ने अगर एड बंद किए तो जापानी कभी भी एक टका नहीं देंगे। ये सारे लोग इंश्योर करेंगे इंसानी हकूक़, ख़वातीन की तालीम, बच्चियों का स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एट दी एंड ऑफ द डे हमने देखना पड़ेगा कि 3 साल होने को है, अबूरी हुकूमत को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ऑप्शंस कम से कम होते चले जा रहे हैं। 45 से 60 मिलियन डॉलर जो हर हफ्ते दिया जा रहा था वो फौरी तौर पर बंद हो गया अमेरिका की तरफ से। ये उनके लिए एक मुसीबत हो जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल है अब ये फिर उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ये ओपीएम जो है ना एक्सपोर्ट करेंगे, जो कहा जाता है 800 से 1 बिलियन डॉलर सालाना कमाया करते थे, खुद ही जलाया, लेकिन कहा जाता है कि पैसे नहीं होंगे तो ये करेंगे। दूसरा, इनको खतरा पड़ गया वो जो आपके नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं जिन्होंने इस्तांबुल में मीटिंग की है, वो एक आई ओपनर है। वो ये कह रहे हैं, जो भी वॉरिंग ग्रुप्स हैं उनके साथ साथ अमेरिका को भी कह रहे हैं, पाकिस्तान को भी, ईरान और टर्की को भी कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती की गई थी, हम ये ताजिक हैं, हज़ारा एक 40% हम वहाँ पे लोग रहते हैं, आप हमें एतमाद में लें, हम इनको सीधा करते हैं। तो ये भी एक तालिबान को ख़तरा लग गया है कि ये नॉर्दर्न अलायंस का मुतहरक होना हमारे लिए मुश्किलात होगी। ये सारी बहस को आप देखें तो उनको लग रहा है कि जी अपने उस वेब में रह के हमारे लिए मुश्किलात थी, अब ये कभी भी मुश्किलात कम नहीं होगी, हमें ओपन अप करना पड़ेगा, हमें बाहर की दुनिया माननी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि जी आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें, हमारी जो मर्ज़ी हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये इनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जापान चले गए हैं, चाइना के साथ भी ताल्लुकात थोड़े बहुत ठीक हो रहे हैं। इंडियन तो खैर आउट ऑफ द वे जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जी जिस तरीके से बांग्लादेश में उनकी रुसवाई हुई है, उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, उनको पता चल गया कि जी पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गान हुकूमत के साथ ठीक नहीं है, लिहाजा वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नए सिरे से अपने कहा जा रहा है अपने जिसको कहते हैं अब खोलना चाह रहे हैं चार्जी, या फिर वहाँ पे जो पहले लगाए गए थे इस तरह वो चाह रहे हैं दोबारा से बंदे को वहाँ भेजा जाए और मुख्तलिफ जगहों पे अपने खोले जाएँ कौंसल खाने। तो वो खुलते या नहीं खुलते, लेकिन यह है कि जितना शदीद दबाव अमेरिका की तरफ से आया, फिर उसके बाद कतर में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं, जिन्होंने इनको सपोर्ट की थी, इजाज़त दी थी वहाँ ऑफिस खोलने की, वो भी यही कह रहे हैं कि 3 सालों में आपका रवैया तब्दील नहीं हुआ।
चाहे इंसानी हकूक़ हैं, चाहे ख़वातीन की बच्चियों की तालीम है, और साथ साथ आपके जो जिसको कहना चाहिए हमसायों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हो रहे। और फिर यहाँ पर वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। एक्स पे जो उन्होंने उनके ऑफिशियल्स ने, रिप्रेजेंटेटिव ने इस टूर के हवाले से जो ट्वीट किया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड अफगानिस्तान, एडवांसमेंट यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी देखना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। हम ना प्रोस्पेरिटी आएगी ना कि आप दुनिया के साथ कदम मिला के चलेंगे। एब्सोल्यूट। आप तो के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अमेरिका भी कह रहा है कि जो 3000 हार्डन क्रिमिनल बैठे हुए, अब तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आ गई है जिसको अफगान तालिबान ने रिजेक्ट किया कि वहाँ पे तवज्जो दी जाए, इन मसाइल पर सहूलतकारी कर रहे हैं अफगान तालिबान के लोग। ये भी तो उन पर बहुत बड़ा दबाव है ना कि आप अपने रीजन के ममालिक, हमसाये ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी जो TTP खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। अब यूनाइटेड नेशन ने आप देख रहे हैं, वो अगर ये अदारा कह रहे हैं कि जी हमारे, उन्होंने सबूत दे दिए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान उनको सबूत दे चुका है, उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये आइसोलेशन में कब तक रहेंगे? ये अपने उस आइसोलेशन से निकलने के लिए कुछ लोगों ने इनको मशवरा दिया, लेकिन ये बात ये कि सुनने वाले नहीं है। जब आपको कहा गया था, जब आप 9/11 से पहले जब अमेरिका ने धमकी दी थी और कहा था जी मुल्ला उमर को हमें दे दे, हमें अपना मुल्ला उमर कह रहा हूँ। चलें, हम शुक्रिया अदा करेंगे ज़ाहिर शाह शराजी साहब, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। हमारी अगली स्टोरी हेल्थ के हवाले से है। कराची में हम देख रहे हैं कि सांस की बीमारियों ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। इन्फ्लुएंजा H1N1 के केसेस सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिर्फ 1.5 माह में 248 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 119 केसेस इन्फ्लुएंजा H1N1 के। सांस की बीमारी इन्फ्लुएंजा H1N1 अमूमन 5 साल से कम उम्र बच्चों, 65 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्ग अफराद और हामला ख़वातीन को शदीद मुतासर करती है। ये बीमारी इन एज ग्रुप्स में तेज़ी से फैल रही है और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी नमूनिया में तब्दील हो सकती है। डॉक्टर्स ने इस हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए क्या करना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर हम इस बीमारी पर काबू पा लें, क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद खान साहब ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये इस बीमारी पर अब हमें काबू पाने के लिए इंडिविजुअली क्या करना चाहिए और वैसे हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है, स्पेशली जो केसेस सामने आए H1N1 के, तो उसमें हमें इंफरादी तौर पे भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है कि हम तमाम बीमारियों बशमूल इन्फ्लुएंजा के अपनी जितनी भी आसपास की जगह हैं वो साफ़ सुथरा रखें। और फिर अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो, जिस तरह अलामात होती है, नज़ले, खांसी और इस तरह के अलामात वाले पेशेंट को अपने आप को महदूद रखना चाहिए। उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि यूजुअली हम बीमार होते हैं, खांस भी रहे होते हैं, नज़ला भी हो रहा होता है, लेकिन हम दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं और ऑफिस जा रहे होते हैं, लोग घुल मिल रहे होते हैं, तो इस चीज़ से बीमारी मज़ीद फैल जाती है। उस बंदे को इतना शिद्दत से अलामात नहीं होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता किसी बुजुर्ग बंदे को हो जाए या बच्चे को हो जाए तो उसमें अलामात में शिद्दत आ सकती है। तो और ये इन्फ्लुएंजा की रीजंस क्या है, किस वजह से बीमारी होती है? एलर्जेंस जिस तरह हम देखते हैं, ये क्या उसी से रिलेटेड है कुछ मामला? इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो कि इन्फेक्शियस बीमारी है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ में ये वायरल इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जिसके ज़रिए ये बीमारी फैलती है और इसके अलामात आम नज़ला ज़ुकाम की तरह होते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि छोटे बच्चों में और बुज़ुर्ग अफराद में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनमें ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, स्पेशली जो सर्दियों के मौसम में ये इसका स्प्रेड बढ़ जाता है, क्योंकि लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, खिड़की दरवाजे अक्सर बंद होते हैं सर्दी को कंट्रोल करने की वजह से। तो अगर ये एक बंदे को हो तो वो आसपास जितने भी लोग को उनमें ये बीमारी फैल जाती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉमन लोग वैक्सीन यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप फ्लू की वैक्सीन या फ्लू शॉट यूज़ किया जाए तो इन्फ्लुएंजा समेत और बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो अगर हम वायरस वैक्सीन इस्तेमाल करें तो उससे हम प्रिवेंशन या उससे बचाव मुमकिन है। ठीक है, अच्छा क्विकली ये बता दीजिएगा, आजकल हम देखते हैं कि हमारा फास्ट फूड या बाहर के खानों पे बहुत ज़्यादा रुझान लोगों में पाया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जिससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो, ताकि ऐसे जो वायरसेस हैं वो अटैक ना कर सकें?
ये हमारे लिए बहुत अलमिया है कि हम लोग काफ़ी जो है तो बाहर की चीज़ों पर रिलाई करते हैं, अक्सर बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसके दो नुकसान आते हैं कि उसकी सफाई सुथराई का भी कोई हमें पता नहीं होता, अक्सर वो खाना हमारे लिए बीमारी का सबब बनता है। दूसरा है कि उसमें हेल्दी न्यूट्रिशन अक्सर नहीं होती जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सके। तो कोशिश करनी चाहिए कि फल फ्रूट्स या जूसेस, फ्रेश जूसेस हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, प्रोटीन इनरिच डाइट ली जाए, जिस तरह दूध का इस्तेमाल, फ्रेश दूध का, वो ज़्यादा किया जाए ताकि इम्यूनिटी बिल्ड हो और इस तरह की बीमारियों से हम बच सके, या अगर बीमारी हो तो उसकी शिद्दत में कमी हो और बर वक्त वो उसकी जो असरात है वो कम हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद खान साहब एक अहम इशू पर बात करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं नाज़रीन, सेहत के मामला जो हैं, अगर आपकी सेहत बेहतर है तभी आपकी ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं वो चल सकेंगे। सो अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि ग़िज़ाएँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट, इसका ख्याल रखना। बाहर की ग़िज़ाओं पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कोई भी जंक फूड हो जाए, आपके फास्ट फूड हो जाए, ये घर में भी जो हम खाने उसमें हाइजीन का, एटलीस्ट हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। तो घर के खानों पे आप ज़्यादा तवज्जो दें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।